हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में बदले की आग में बहुत सारे कत्ल होते हैं, बहुत सारे जुर्म होते हैं। और ये आज से नहीं, ये कोई नई बात नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी ये दास्तानें दर्ज हैं कि बदले की आग में एक से बढ़कर एक जुर्म। तो आज की कहानी एक बदले के आग की कहानी है। ये कहानी है दिल्ली के पास बुलंदशहर और हापुड़ की। हापुड़ में एक इरफान नाम का लड़का रहता था। उसके दो दोस्त थे, एक का नाम रागिब था और दूसरे का नाम माजिद था। इरफान हापुड़ में टोल प्लाजा के पास, ये जो फास्टैग के कैंप टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे, जो हैंड टू हैंड जो रिचार्ज करते हैं फास्टैग के, उसका रिचार्ज करता था और ट्रैवलिंग का भी काम था। रागिब और माजिद उसके साथ रहते थे, उसके दोस्त भी थे और एक तरीके से पार्टनर भी थे। कुछ टाइम के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन लोगों में कुछ अनबन हो जाती है। रागिब और माजिद सोचते हैं कि जो पैसा हमें मिलना चाहिए वो इरफान हमें देता नहीं है, वो बहुत घुमाता है, बातें बताता है। ये लोग उससे पैसे मांगते हैं लेकिन वो टाल देता है, पैसे देता नहीं है इनके मुताबिक जो इनको मिलना चाहिए थे। इसके बाद इन दोनों को पता चलता है 18 मार्च, ये पिछले साल की बात है, 18 मार्च को इरफान दिल्ली से आ रहा है और उसके पास लगभग 7 लाख रुपए हैं। ये वहाँ से आता है, ये दोनों उसको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके वहीं जहाँ ये फास्टैग के रिचार्ज करते थे टोल पर, उसके आसपास वहीं ये उसको बुला लेते हैं इरफान को। बुलाने के बाद दोपहर में ये उसके साथ शराब पीते हैं तीनों, और ख़ास तौर से ये दोनों इरफान को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाने की कोशिश करते हैं और उसको ज़बरदस्ती बहुत शराब पिला देते हैं। शराब पिलाने के बाद शाम होती है, शाम होने के बाद रात होती है। रात में ये फिर उससे अपने पैसों की बात करते हैं। फिर इनमें पता नहीं क्या आपस में ऐसा होता है, इरफान मना करता है या टालता है या कुछ बहस होती है। उसके बाद रागिब और माजिद उसको जो है मार देते हैं, उसको काट देते हैं। इसके बाद इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अपने घर चला जाता है, उसके घर से फ़ोन आ रहा था, कुछ इमरजेंसी थी, वो एक तो चला जाता है अपने घर। दूसरा वहीं रुकता है इरफान के पास और उसके एक एक करके 31 टुकड़े करता है। 31 टुकड़े करने के बाद 31 पॉलीथीन लेता है, उन पॉलीथीन में इसका एक एक टुकड़ा रखता है। टुकड़े इकट्ठे करने के बाद, पॉलीथीन में बंद करने के बाद, ये एक जगह बड़ी संभाल कर उसको रख देता है, जो इनका वहाँ पर ऑफिस था या दफ्तर जो भी, वहाँ रख देता है। सुबह को ये जेसीबी मशीन मंगाता है और 15 फीट गहरा एक गड्ढा करवाता है। बोलता है हमें यहाँ पर कुछ बनवाना है। जेसीबी मशीन बाकायदा आती है, 15 फीट गड्ढा करती है और उस गड्ढे में फिर वो मशीन चली जाती है। रात हो जाती है, रात में ये उस गड्ढे में वो पॉलीथीन सारी उसमें बंद कर देते हैं और उसको गड्ढे को पाट देता है। अब ये कांड हो जाता है। इसके बाद इधर इरफान के घर वाले परेशान कि इरफान को आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। रात से दिन हो गया, दिन से फिर शाम होने वाली है। वो परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन इरफान का कुछ पता नहीं चलता। इन दोनों दोस्तों से भी पूछा जाता है, ये घुमा देते हैं। इसके बाद वो हापुड़ में थाने में जाते हैं। थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं इरफान की गुमशुदगी की। कुछ पता नहीं चलता। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, लोगों से पूछताछ करती है, इरफान के घर भी जाती है। वो इन दोनों दोस्तों के बारे में बताते हैं। कुछ चश्मदीदों से पता चलता है
कि इरफान को रागिब और माजिद के साथ देखा गया था। वो तीनों कल दोपहर बहुत ज़्यादा शराब के नशे में थे, वो शराब पी रहे थे तीनों मिलकर। इसके बाद इन दोनों दोस्तों को उठाया जाता है, पुलिस फिर पूछताछ करती है, ये लोग पुलिस को घुमाते हैं। फिर पुलिस वही अपने पुलिसिया अंदाज में अच्छे से जब पूछताछ इनसे करती है तो फिर ये अपना मुंह खोलते हैं और ये पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे इरफान के ऊपर हमारे पैसे आ रहे थे या वो हमें कम पैसे देता था, जो भी था, इन्होंने उस वजह से उसको मार दिया। इसके बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, इन दोनों को कातिल ठहराया जाता है और कत्ल के इल्ज़ाम में इन दोनों को जेल हो जाती है। ये दोनों जेल चले जाते हैं। अब पूरी मार्च गुजर जाती है, अगला महीना अप्रैल का आता है, वो भी गुजर जाता है। अब 6 मई को बुलंदशहर के अंदर एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर शादाब। ये एक झोला टाइप किस्म के डॉक्टर थे, जैसे हमारे शहरों में, गाँवों में, मोहल्लों में ये झोला छाप डॉक्टर बहुत से होते हैं और वक्त आने पर ये अगर कुछ गड़बड़ किसी पेशेंट के साथ हो जाता है तो पकड़े भी जाते हैं। फिर पोल खुलती है कि ये झोला छाप डॉक्टर थे। तो वो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर थे, कोई MBBS नहीं थे, कोई उनके पास डिग्री नहीं थी। 6 मई को डॉक्टर शादाब की क्लिनिक पर 4 लोग बाइक से आते हैं और तड़ातड़ एक के बाद गोलियों की बौछार कर देते हैं। डॉक्टर शादाब को गोलियों से भून देते हैं। बताते ये हैं कि इतनी तेज़ वो गोलीबाजी कर रहे थे कि उन्हें ये भी होश नहीं था कि हमारे आपस में किसी की गोली ना लग जाए। बाद में पता भी चला था कि जो चारों आए थे उनमें से एक के खुद की ही गोली लग गई थी। मतलब आपस में जब वो गोलियां चला रहे थे तो किसी एक की गोली किसी एक के लग गई थी। खैर, इसके बाद हड़कंप मच जाता है, वहाँ पर एक हंगामा खड़ा हो जाता है और वो चारों मार मूर कर और वहाँ से फरार भाग जाते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है और इस घटना की जानकारी यहाँ के लोकल पेपरों में जो है इसकी खबर छप जाती है। एक हंगामा हो जाता है, शोर हो जाता है, लोग सन्न रह जाते हैं, हैबत हो जाती है कि आखिरकार ये लोग कौन थे जो इतनी बेदर्दी से डॉक्टर शादाब को मार कर चले गए। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बात मीडिया में पहुंच चुकी थी और लोगों का हंगामा, लोगों में दहशत थी, पुलिस पर प्रेशर था। पुलिस ने फिर अच्छे से जांच की, पूछताछ की, तो पुलिस को एक बात पता चली कि हापुड़ में एक काशिफ नाम का लड़का है और कहीं ना कहीं उसके ये जो डॉक्टर साहब का कत्ल हुआ है इससे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। ये सुनती है जब पुलिस तो सीधे हापुड़ के लिए एक टीम रवाना हो जाती है, काशिफ के घर पहुंचती है, काशिफ को उठाया जाता है। काशिफ पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस फिर जब उसको अच्छे से तोड़ती है और पिटाई लगाती है और जब पूछती है तो वो फिर अपनी ज़ुबान खोलता है और बताता है, हाँ मैंने ही उसका कत्ल करवाया है। वो बताता है इरफान उसका जीजा था और इरफान का जो कत्ल किया था वो रागिब और माजिद ने किया था। और डॉक्टर शादाब जो थे वो ये जो रागिब था इसका भाई थे, किसी रिश्ते से भाई लगते थे, ख़ास रिश्ता था। और डॉक्टर शादाब उसकी पैरवी कर रहे थे, उसकी ज़मानत के लिए उसकी वकालत कर रहे थे, उसके लिए भागदौड़ कर रहे थे, पूरा दमखम लगा कर रखे हुए थे, जिससे ये जो काशिफ था ये बहुत ज़्यादा नाराज़ था और इसने मन बना लिया था कि डॉक्टर शादाब को मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, क्योंकि उन दोनों ने मेरे जीजा को मारा है, मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया, मेरी बहन के हस्बैंड का खून कर दिया, मेरे जीजा का मर्डर कर दिया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब ये डॉक्टर शादाब जो थे ये जेल में भी नहीं थे, ये तो बाहर थे, इनके साथ आराम से कुछ भी किया जा सकता था। काशिफ के दिमाग में यही सब चल रहा था
अब वो इनसे बदला ले तो फिर कैसे ले। काशिफ हापुड़ से दिल्ली जाता है, दिल्ली में शूटरों से मिलता है जो सुपारी किलर थे, उन 4 शूटरों से बातचीत करता है। उन्होंने सुपारी ली और वो यहाँ बुलंदशहर पहुँचे और उन्होंने एक के बाद एक गोलियों की बौछार कर दी, भून दिया डॉक्टर शादाब को। बताते ये हैं कि काशिफ ने उन शूटरों से ये कहा था, जो सुपारी किलर थे उनसे ये कहा था, इसके भाई ने मेरे जीजा के 31 टुकड़े किए थे, तो इस हिसाब से मारना कि ये बच ना पाए, और 31 टुकड़े उसने किए थे तो कम से कम 31 गोली ही आप लोग उसके मारना। ये केस बड़ी आराम से सॉल्व हो जाता है। इसकी वजह ये थी, सबसे बड़ा मोटिव ये था कि एक तो जो 31 वाली जो पहली थी जो लाइन थी, उससे पुलिस को बहुत मदद मिलती है। तो ये और बाकी जो चश्मदीद थे उनसे भी पता चला, मुखबरों से कुछ पता चला। आखिरकार काशिफ को पकड़ लिया जाता है और फिर उसको भी जेल भेज दिया जाता है। तो आज की ये एक छोटी सी कहानी थी। कल फिर मैं आपको कोई नई कहानी सुनाऊंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सवाल पूछना हो या कोई भी कहीं की कहानी सुननी हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है shariqsuperstar@gmail.com। अच्छा दोस्तों, कल मैंने एक कहानी सुनाई थी जो एक ही परिवार के 14 कत्ल हुए थे मुंबई में। तो उसमें एक मेरे पास ये मेल किया था निज़ाम, मोहम्मद निज़ाम है ये पीलीभीत से, और इन्होंने ये पूछा था कि ऐसा तो नहीं था कि उस कत्ल में इसकी बहन भी शामिल थी जो कातिल था। तो मैं बता दूं आपको, वो पुलिस ने बड़े ही, मैं मोहम्मद निज़ाम आपको बता दूं, पुलिस ने बहुत अच्छे से जांच की थी और सारे घर में जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिए गए थे। और पुलिस जब भी जांच करती है और ख़ास तौर से ऐसे क्राइम में तो बहुत अच्छे से जांच करती है, और इससे पता चला था। और दूसरा, उसकी बहन जो थी उसके भी बहुत बुरी तरीके से जो है खंजर मारा गया था, वो जो चाकू था जिससे डॉक्टरों ने बताया भी था कि सिर्फ इसकी 1 इंच अगर गर्दन और कट जाती तो ये मारी जाती। तो खैर वो लड़की का इसमें कोई दोष नहीं था, वो तो नसीब की अच्छी थी जो वो बच गई थी। जो कातिल था वो उसका भाई था और उसके भाई ने ही सबकी जो है जान ली थी। तो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज थोड़ा काम था इसलिए ये छोटी सी मैंने आपको कहानी सुना दी, मुझे कहीं निकलना है और कल फिर मैं आपको मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।